Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच के क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी क्लास 10 बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर है ये. इस लेसन को प्रीवियस ही वीडियो में हमने जो है पूरा एक्सप्लेनेशन कवर किया है. इस पर्टिकुलर सेशन में आपकी बुक में जो इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, एंड देन लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड इवन कॉम्पोजिशन यानी लेटर राइटिंग, वो भी हम कवर करेंगे. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन. और तो और यहाँ पे आपको मिलती हैं बहुत तरह की बुक्स एंड ई बुक्स भी. तो इन्हें अवेल कैसे करना है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे एक फॉर्म है. उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स मांगी होंगी, आप डिटेल्स फिल करके सबमिट कीजिए. देन हमारी टीम जो है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. सो आपको जो है भाई क्वेश्चन आंसर करने के लिए अगेन इफ़ यू वांट, मैंने जैसे बताया था, एक छोटी सी नोटबुक ज़रूर मेंटेन करें. कुछ अच्छे वर्ड्स आपको दिखते हैं एंड बुक भी आप जो है आपकी पैनोरामा पार्ट 2 उसे ओपन कर सकते हैं. तो उसमें जैसे ट्रू एंड फॉल्स हैं या फिर कुछ टाइप के फिलअप्स हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो परफॉर्म. सो बिगिनिंग विद दिस, आपकी बुक में ही जो है इन बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो ट्रू का मतलब क्या होता है, सही स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे कोई बात कही गई है, आपको बताना है वो बात सही है यानी ट्रू है या फिर वो बात फॉल्स है. तो पहला वाला पढ़ते हैं. The acceptance speech was delivered on September 10, 1991. यानी जो लेसन है, एक्सेप्टेंस जो स्पीच दी गई है यहाँ पे उनके बेटे द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, वो दी गई है सितंबर 10, 1991. तो अगर जिसने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है, बहुत जल्दी से पढ़ा है, तो वो इसे टिक करके यानी ट्रू करके आएगा. अरे भाई डेट क्या दी गई है, सितंबर 10, 1991. बाकी सब सही है, सिर्फ मंथ गलत है. ये कौन सा मंथ था, दिस वॉजंट सेप्टेम्बर, इट वॉज डिसम्बर 10, 1991. तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता है, गलत. दिस इज टोटली फॉल्स. ठीक है, जल्दबाजी में मत देखना कि 10 और 1991 दिख रहा है, सही कर रहा है. नहीं, सितंबर नहीं डिसम्बर था. ओके, नंबर 2. On the occasion of the award of the Nobel Peace Prize in Oslo, Alexander Aris made a speech. यानी नोबेल प्राइज जो पुरस्कार मिला है ऑस्लो में, तो उस दिन जो है अलेक्जेंडर एरिस ने एक स्पीच दी थी. तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने जो है अपनी मदर ऑन्ग सैन सू की के बिहाफ पे ये स्पीच डिलीवर की थी. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. कमिंग टू द थर्ड वन, अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ ऑन्ग सैन सू की. नहीं भाई, ऑन्ग सैन सू की क्या ये भाई थे, बिल्कुल नहीं. अलेक्जेंडर जो है इनके बेटे थे. ठीक है, ही वॉज हर सन. तो अलेक्जेंडर एरिस का ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत कही है, सो दिस इज फॉल्स. अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर. थैंक्ड हिज हार्ट यानी क्या, अलेक्जेंडर जो है अपने दिल से शुक्रिया किया कि उनकी मदर को जो है इतना जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राइज दिया जा रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ओके, सो आंसर्स कुछ इस तरह हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. चलिए, मूविंग ऑन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब ये आपके लेसन के इन बिटवीन है, तो यहाँ पेज नंबर भी दिया है, आप सब जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 50 पे. पेज नंबर 50 पे कुछ छोटों से क्वेश्चन दिए गए हैं. नाउ इन क्वेश्चंस में आपको ब्रीफली आंसर करना है, यानी बहुत लंबी कहानियां नहीं लिखनी है. जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका सिंपल एग्जैक्ट यानी 2-3 लाइन में जो है आपको आंसर देना है. So let's begin with question number 1. Why had Alexander Aris accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother? यानी जब उसकी मम्मी ऑन्ग सैन सू की को ये नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था, तो ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को क्यों भेजा एक्सेप्ट करने के लिए. तो इसका रीज़न हमें अच्छे से पता है भाई, क्योंकि ऑन्ग सैन सू की को उनकी जो बर्मा कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गया था, यानी आर्मी ने जो है वहाँ पे कब्जा कर लिया था उनकी. तो उन्होंने जो है, वो लीडर थी, वो अपने हक के लिए लड़ रही थी कंट्री के, तो इसलिए उनको जो है जेल में डाल दिया गया था. तो जब ये नोबेल पीस प्राइज उन्हें दिया जा रहा था तब शी वॉज इम्प्रिजन्ड, यानी वो जेल में थी. तो इसी बात को हम लिख देते हैं, अलेक्जेंडर एरिस हैड एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज. तो आपको आंसर बनाना कैसे है, आपको बेटा आधा आंसर क्वेश्चन में से ही मिल जाता है. ये जो लाइन है ये देखो क्वेश्चन की ही है, एंड देन उसके आगे हमने क्या लगा दिया, द वर्ड बिकॉज. ठीक है, बिकॉज शी वॉज अंडर डिटेंशन by the Burmese government and was unable to accept it personally by attending the ceremony in Oslo. Under detention यानी क्या,
प्रिजन में थी, उन्हें जेल में कैद करके रखा था। तो आप लोग जो है इस आंसर का क्विकली से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991? 1991 में नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया था? तो आंसर काफ़ी आसान है भाई, ऑन्ग सैन सू की was awarded the Nobel Peace Prize in 1991। तो आपको जो है नाम की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है, स्पेलिंग में गलती मत करना। स्पेलिंग कैसी है? AUNGSANSWKYI, दिस इज द होल स्पेलिंग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Who was incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy? यहाँ पे incarcerated का मतलब बेटा होता है imprisoned। ये आपके लेसन में भी वर्ड यूज किया गया था, तब भी मैंने मीनिंग बताया था अगर याद हो। imprisoned यानी क्या? जेल में कैद रखना, तो उसे इनकार्सरेटेड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पीस के लिए यानी शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए किसको जो है इम्प्रिजन यानी जेल में कैद करके रखा गया था। तो आपको जो है भाई ऐसे नाम मत ले लेना महात्मा गांधी या ऐसे, आपको हमेशा आंसर इंग्लिश में जो है जो लेसन पढ़े हैं उसी से रिलेटेड करने होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? मैनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स along with Aung San Suu Kyi, the mother of Alexander Ayres, were incarcerated। तो क्योंकि लेसन में ऑलरेडी उनके बेटे ने भी बताया था कि काफ़ी सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड लीडर हैं, along with यानी उनकी माँ जो है उनके साथ उन्हें इनकार्सरेटेड यानी इम्प्रिजन जेल में कैद किया गया है। क्लियर है? तो आपको ये ना अपने लीडर्स के नाम मत लिखाना, जो आपने लेसन पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग यू नीड टू आंसर दी क्वेश्चंस। चलिए भाई आगे आते हैं। सो नाउ कम फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपके इन बिटवीन द लेसन के फिलअप्स हैं, सो काफ़ी आसान है ये भी। व्हाट यू नीड टू डू, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन। यानी आपकी लेसन में ही कुछ लाइन उठा दी गई हैं और उस पर जो है फिलअप का मार्क लगा दिया है, तो आपको उन लाइन्स को कंप्लीट करना है। देखते हैं नंबर 1, द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड डैश टू एंगेज इन दिस स्ट्रगल। यानी वो जब एक्सेप्टेंस स्पीच दे रहा था अपनी मदर के बिहाफ पे, तो उसने कहा था कि प्राइज सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं है, मेरी मदर के लिए नहीं है, ये प्राइज उन सब के लिए है, टू ऑनर ऑल दोज। क्या है ये? टू इंटेंडेड, छोटे से मैं लिखती हूँ तो तुमको जो है पूरा लाइन आ जाएगा, टू ऑनर ऑल दोज, टू ऑनर ऑल दोज टू एंगेज इन दिस स्ट्रगल। यानी जितने भी लोग इस स्ट्रगल में एंगेज्ड हैं उनको ऑनर के लिए, उनको यानी सम्मान देने के लिए ये प्राइज है। ठीक है, चलिए सेकंड है, मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ डैश। तो यहाँ पे याद करिए अलेक्जेंडर जो है मिस्टर चेयरमैन है नोबेल पीस प्राइज के, उनको कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने अपलॉड यानी तारीफ की है, प्रशंसा की है, किसकी? द चॉइस ऑफ योर कम्युनिटी। आपने जो कम्युनिटी बिठाई है यानी वो कम्युनिटी जो ये डिसाइड करेगी कि अवार्ड किसको मिलेगा, उसकी सराहना करते हैं कि आपने इतने अच्छे सिलेक्शन किए हैं। ठीक है, योर कम्युनिटी। लास्ट आ जाओ, लेट अ न्यू डैश डॉन। तो ये याद करिए जब अपन लेसन को एंड कर रहे थे तो जो है उनके बेटे ने एक बहुत ही बढ़िया बात करी, लेट अ न्यू डैश डॉन। यानी चलो भाई एक नए जो है एक नए तरीके की शुरुआत करते हैं या एक नया सूरज उगाते हैं हम। सो लेट अ न्यू एज डॉन, यहाँ पे जो वर्ड था दैट वाज एज, लेट अ न्यू एज डॉन। आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिस इज ऑन पेज नंबर 51। तो पेज नंबर 51 पे आ जाइए। ये भी अगेन ब्रीफली यानी आपको छोटे में ही आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, वाई हैज़ द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन। यानी पूरी इंटरनेशनल जो कमिटी है उन्होंने जो चेयरमैन साहब है नोबेल पीस प्राइज के उनकी प्रशंसा क्यों की है? सो द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस ऑफ हिज कमिटी। क्यों करी है उनकी जो है सराहना? ताकि उनकी जो कमिटी की चॉइस है वो काफ़ी बढ़िया थी। और आई थिंक पीछे भी जब हमने लिखा था ना तो दैट शुड हैव बीन कमिटी। आई थिंक अगर कम्युनिटी लिख दिया हो तो याद रखना है ना, गुस्ताखी माफ भाई, कमिटी लिख देना उसको अगर मैंने कम्युनिटी लिख दिया हो तो। ठीक है, दैट वाज द चॉइस ऑफ हिज कमिटी, यानी उनकी जो कमिटी उनने बिठाई थी उनकी जो है सराहना की है सबने। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
What are more precious than diamond और सिल्वर और गोल्ड? यानी जब उनका बेटा कहता है, उनके बेटे ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक बात बताई थी और फिर आगे उन्होंने बताया था कि जो है सोना चांदी इन सब से भी ज़्यादा प्रेशियस क्या है। तो मैंने ये बात डिस्कस भी करी थी प्रीवियस सेशन में कि भाई इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेशियस होती है पीस, शांति, ह्यूमैनिटी। तो वही बात हम यहाँ लिखेंगे, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड। एग्जैक्ट जो आपके लेसन में दिया है, अगर आप कोशिश करके वही आंसर लिखोगे ना तो यू विल गेट गुड मार्क्स। द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस आर मोर प्रेशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। ब्यूटी यानी किसकी सुंदरता? जेन्युइन ब्रदरहुड, भाईचारे की, यानी आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, सबका भला करें, है ना, किसी का बुरा नहीं सोचें। और पीस यानी शांति। ये सब जो है सोने चांदियों से भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस यानी अनमोल है। क्लियर है? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस, यानी अब हम आ जाते हैं आपके लेसन के जो एंड में एक्चुअल के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उन पे। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी बदलती है। देखो, आपको जो भी हेडिंग दी जाए ना उसके हिसाब से आंसर किया करो। यहाँ हेडिंग है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल में आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द लेसन। सो बिगिनिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, and no one must underestimate that plight. Which plight Aries refers to? Explain. तो यहाँ पे उनके बेटे ने कहा था किसी को भी जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए दैट प्लाइट। बेटा, प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन, परिस्थिति। तो यहाँ पे आयरिस किस परिस्थिति की बात कर रहा है उसे हम देख लेते हैं। आयरिस हैज बिकम वेरी मच aggrieved to see the miserable condition of his countrymen who are living a very troublesome and pathetic life. Aggrieved यानी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा हामी भर रहा है वो। किसके लिए? मिजरेबल कंडीशन। उनके जो कंट्री के लोग हैं वो उनकी बर्मीज गवर्नमेंट जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप उन्होंने कर ली है, जो उनको बहुत परेशान कर रहे हैं और ऐसे जो है लोगों का जीवन काफ़ी ट्रबलसम, मुश्किल भरा हो चुका है। They are being tortured by the barbarian Burmese government. As such, he refers to the plight of those people लिविंग इन द कंट्री साइड। अब ये जो लाइन्स है ना ये एग्जैक्ट आपकी लेसन्स में है। अब लेसन में क्या दिया था? किससे टॉर्चर हो रहे हैं वो? बर्मीज गवर्नमेंट के द्वारा। एज सच ही रेफर्स। अब एग्जैक्ट कंडीशन उसने किस किस की बताई थी, मैंने वही डाली है पूरी की पूरी। पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स स्पेंडिंग देयर डेज इन पॉवर्टी, यानी जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो अपने दिन किस में बिता रहे हैं? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? गरीबी। यहाँ पे पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। ठीक है, आगे देखो, हैविंग नो हाउस ऑफ देयर ओन टू लिव इन, यानी उनका रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज सॉरो फॉर दोज इन प्रिजन एंड सीवियरली बीटन। वो जो है अपना सॉरो यानी अपना दुख जो है किसके लिए बताता है? उन लोगों के लिए जिनको जेल में डाल दिया गया है, उन लीडर्स को जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जो है जेल में डाल दिया जा रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, यानी बीटन। He further expresses, further यानी आगे वो बताता है, he further expresses his painful sentiments for the young people dying of malaria in the jungles to which they have fled. तो ये उन लोगों के लिए भी जो है एक्सप्रेस करता है his painful sentiment, यानी अपनी दर्द भरी भावनाएं वो बताता है यंग लोगों के लिए जो कि अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तो अब क्या है, उनको जेल में पकड़ने के लिए आएंगे तो वो जो है जंगल में भग गए। अब जंगल में क्या है यार, कीड़े वगैरह होते हैं, मच्छर होते हैं, तो उससे उनको मलेरिया हो रहा है एंड मलेरिया है, ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है, तो जिससे वो मर जा रहे हैं, है ना। यंग पीपल डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैव फ्लेड। ठीक है, आगे देखो एंड कैसे करेंगे इस आंसर को। He is highly annoyed to see the Buddhist monks beaten and dishonor. Highly annoyed यानी वो बहुत ज़्यादा annoyed है क्योंकि बुद्धिस्ट monk यानी क्या, जो बुद्ध के हमारे जो है सन्यासी हैं, है ना, बुद्ध सन्यासी हैं, उनको भी जो है आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, उनको भी डिसऑनर कर रहे हैं। ठीक है, उनका भी अपमान किया जा रहा है। Many senior and highly respected leaders, including his mother, have been imprisoned. यानी काफ़ी जो हैं सीनियर लीडर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी मदर को इंक्लूड करते हुए उन सबको भी जो है इम्प्रिजन यानी जेल में बंद कर दिया गया है। सो एंड कैसे करोगे? दस से यूजुअली आप आंसर को एंड कर सकते हो। दस रेफरिंग टू द प्लाइट ही सेज दैट नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट। तो यानी इस कंडीशन को बताते हुए वो कह रहे हैं कि किसी को भी जो है इस कंडीशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर एंड स्क्रीनशॉट टेकन। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर
2. Peace, freedom and democracy are essential for a human being. Do you agree? Give your own opinion. अब यहाँ कुछ questions होते हैं जहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि give your own opinion, यानी आपको अपनी राय देनी है। तो कोशिश ये किया करो कि आपका जो लेसन है थोड़ी बातें उसमें से लो और थोड़े अपने वर्ड्स डालो। ऐसा भी मत करो कि पूरी लेसन की बात लिख दो, पूरी अपनी बात। सो व्हाट यू विल डू, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा जो है रेफरेंस आपको यहाँ से लेना है एक्सेप्टेंस स्पीच से, एंड देन आपको अपना ओपिनियन देना है। सो इन दिस आंसर आई हैव गिवन माई ओपिनियन, व्हाट यू कैन डू, आपको एग्जैक्ट नोट करना है तो आप कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, यानी आपके पास भी कोई और अच्छे आइडिया हो अपने या अपना ओपिनियन हो तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। हमें पता है यार, देखो किसी भी स्टेट के, चाहे आप भी यार, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है हम कितने खुशनसीब हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे शांति है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम के इतने सारे ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं, है ना, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है ये, और किसी भी स्टेट के वेलफेयर के लिए नंबर 1 पॉइंट होते हैं। देखो प्रॉब्लम हर कंट्री में चलती है, लेकिन आज अगर हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो हम काफ़ी बेहतर जगह पे हैं। तो यही बात बताई जा रही है कि वेलफेयर ऑफ अ स्टेट यानी किसी भी स्टेट, किसी भी जगह के अच्छे के लिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। नो नेशन, ऐसा कोई भी देश जगह या जगह नहीं है, कैन प्रॉस्पर यानी आगे बढ़ सकता है विदाउट अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, यानी इन 3 ऑब्जेक्टिव को, इन 3 बातों को पाए बिना ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें हो गई ना तो देखो जो लोग होते हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये 3 चीज़ें मेन होती है, बेस फॉर्म करती हैं। ठीक है, अगर ये होंगी तभी जो है कोई भी कंट्री आगे बढ़ सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। सो नाउ जब आप आंसर बेटा लिखोगे, आपको बोलेंगे गिव योर ओपिनियन, तो आप कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे बोलोगे इन माई ओपिनियन, यहाँ पे आपने थोड़ी बात बताई और यहाँ पे अब आपने अपना ओपिनियन गिनाया है। इन माई ओपिनियन इट इज़ हाईली एसेंशियल that a peaceful atmosphere must prevail among the people, यानी मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक पीसफुल यानी शांति भरा जो है वातावरण होना चाहिए लोगों के बीच में। Everybody must feel himself to be free from injustice, हर एक को लगना चाहिए कि उनके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं हो रही है, इनजस्टिस नहीं हो रहा है, यानी आपका जो लॉ है, लॉ नहीं भाई, लॉ है, कोर्ट है, वो सब जो है आपके लिए है। यानी अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप इवन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी इंडिया के जैसे मैंने रेफरेंस दिया। देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रनिंग बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतंत्र की सरकार होनी चाहिए जो कि लोगों के ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, क्योंकि अगर हमने खुद चुना है तो हमें उन पर भरोसा होगा कि ये जो है हमारी कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे। देयर शुड बी इक्वल जस्टिस टू ऑल, सभी को जो है इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय सभी को मिलना चाहिए। वी इंडियंस हैव द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ टिरनी एंड टॉर्चर अंडर ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। अब देखो, अब हमने बात की इंडिया की कि, और हम जो हिंदुस्तानी है हमारे पास एक बिटर एक्सपीरियंस, बिटर का मतलब होता है कड़वा, है ना, बिटर का एक्चुअल मतलब होता है कड़वा। तो ये बात स्वतंत्रता, पीस, डेमोक्रेसी की बात हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बोलते हैं ना जो भुगतता है उसी को समझ आता है ना। तो वैसे ही हम जो इंडियंस हैं हमें एक बिटर, हमें एक कड़वा एक्सपीरियंस है जब हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। इस वर्ड को क्या कहते हैं फिर से बताती हूँ, ऑल्दो ये चैप्टर में आया था। इसको बेटा प्रोनाउंस करते हैं टिरनी, है ना, टिरनी कहते हैं। टिरनी बेसिकली अगर किसी इंसान को पावर दे दी जाए तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, है ना, क्रूअल इस्तेमाल करे, दैट इज़ बेसिकली टिरनी। तो हमारे जो है अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था और काफ़ी टॉर्चर किया था हम पे। सो वी वर लिविंग, अपनी बात बता रहे हैं हम, कि वी वर लिविंग इन स्लेवरी इन एन अनपीसफुल एटमॉस्फेयर अंडर देयर पॉलिटिकल ब्रूटैलिटी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। यानी हम जो है उनकी स्लेवरी, क्या मतलब क्या होता है, गुलामी, है ना, किसी की गुलामी में रहना। तो हम बेटा उस टाइम में जो है उनकी गुलामी में रह रहे थे। बिल्कुल ही पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं था, डर का माहौल था हर जगह पे। हम अपने काम यानी अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। पॉलिटिकल ब्रूटैलिटी थी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, यानी साइकोलॉजिकल से भी वशीकरण था। साइकोलॉजी का मतलब आई होप आप समझते हो कि दिमागी हालत भी क्या हो जाती है। इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट बीइंग मैड, नहीं, यानी आप जो है ना अंदर एक डर डेवलप हो जाता है इंसान के कि हम इस सिचुएशन से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। लेकिन बट हमें पता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ स्ट्रगल, बहुत टाइम स्ट्रगल करने के बाद जो हमारे इतने सारे लीडर्स रहे हैं, यानी चाहे सिर्फ लीडर्स नहीं, जितने भी लोग थे सबका कहीं ना कहीं योगदान था।
we achieved freedom and our country celebrated its Independence Day on 15th August 1947. और बताया है कि फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद जो है हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया, कब? 15 अगस्त 1947 में। तो अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, कोई भी लेसन होता है तो उसका रेफरेंस ज़रूर देना होता है। तो यहाँ मैंने अपनी बात करी, अब मैंने इस लेसन में भी बात करी कि बर्मीज पीपल, ये जो बर्मा की कहानी है, Burmese people are also fighting for their liberation from the cruel and oppressive rule under the able leadership of Aung San Suu Kyi and many other highly respected leaders. तो मैंने बताया कि बर्मा के जो लोग हैं वो भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सीनियर लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, और जो है ऑन्ग सैन सू की लीडरशिप के अंडर, है ना, वो लीड कर रही थी इस चीज़ को। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, that if peace, freedom and democracy are obtained, then there will be equal justice to all the human beings there. कि अगर इन 3 चीज़ों को अचीव कर ले तो वहाँ के लोगों को भी जो है अपना न्याय, अपना हक मिल सकेगा। ठीक है, तो आप चाहते हो अगर इसमें कुछ अपने पॉइंट्स आपको ऐड करना लगता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The Nobel Peace Prize belongs not only to Aung San Suu Kyi but to all the men, women and children of Burma. Why does Aris say so? तो उनके बेटा जब स्पीच दे रहा था तो उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए प्राइज़ ये कहा था कि ये प्राइज़ जो है सिर्फ मेरी मदर के लिए नहीं है, ये प्राइज़ जो है जितने भी बर्मा के जितने भी मैन हैं, वुमेन हैं और बच्चों के लिए है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? आइए आंसर देखते हैं। Aung San Suu Kyi, the mother of Aris, is the revolutionary leader of Burma who has sacrificed all the pleasures and comforts of her life to protect the rights and freedom of her countrymen. तो यहाँ पे आप थोड़ा जो है आइडिया दे देना लेसन का कि ऑन्ग सान सू की क्या थी, एक लीडर थी रेवोल्यूशनरी जो अपने देश के लोगों के लिए लड़ रही थी, उनकी स्वतंत्रता, फ्रीडम और पीस के लिए लड़ रही थी। She is very much pained to see the cruel suppression of the people along with many senior and highly respected leaders like her. तो वो काफ़ी दुखी थी ये देख के कि कैसे जो है बर्मा की जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री जो है भाई, जिनने कब्जा कर लिया था, वो लोगों को कितनी क्रूअलिटी से कितना मार रही हैं, पीट रही हैं और परेशान कर रही हैं। She thinks that it is not only her efforts but the contribution of men, women and children who have continued to sacrifice their well-being, lives and comfort for the cause of a democratic Burma. तो उन्होंने कहा कि यार ये मैं अकेली तो नहीं कर पाती, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, जितने भी जो है मेन है, वुमेन है, बच्चे हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं योगदान है, जो कि छोटे ही स्तर पे, देखो बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे ही एफर्ट से जो है अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनकी कंट्री जो है सुधरे, ये सब चीज़ें जाएँ, डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र आए और वो आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो यही रीज़न था कि उसने कहा भाई कि मेरी माँ होती तो वो भी यही कहती कि ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए नहीं है, लेकिन सभी मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, as such, Aris on behalf of his mother says that the Nobel Peace Prize does not belong only to his mother Aung San Suu Kyi but to all the men, women and children of Burma. By saying this, ये कहते हुए he has expressed his mother's sentiments which she has acknowledged after being awarded the Nobel Peace Prize in her name. तो ये कह के जो है, अब क्योंकि उनकी माँ तो जेल में थी, वो नहीं आ पाई, तो उन्होंने अपनी मदर के सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया है उनके बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो है आंसर एंड होता है। चलिए आगे आते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? The beauty of genuine brotherhood and peace being more precious than diamond or silver or gold. Why does Aris claim so? Do you agree with him? तो एरिस ने एक बात कही कि जो है जेन्युइन ब्रदरहुड यानी भाईचारे की, शांति की, पीस की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो जो है किसी भी सोने, चांदी, डायमंड से बहुत ज़्यादा कीमती है। तो एरिस ने ऐसी बात क्यों कही और क्या आप उससे एग्री करते हैं? क्या आप उसकी बात से बिल्कुल सहमत हैं? तो आंसर देखते हैं। अनडाउटली डायमंड और सिल्वर और गोल्ड आर मोस्ट वैल्यूएबल आर्टिकल्स। तो पहले हम बताते हैं कि अनडाउटली, यार इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह कि जो डायमंड, सिल्वर, गोल्ड काफ़ी वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं। यार अपन भी देखते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है, वाह यार डायमंड है, ये तो डायमंड की रिंग है ना, सोने का नेकलेस है, बहुत वैल्यूएबल हैं ये, है ना, इनकी कीमत हमें पता है कितनी होती है। वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बाइंग देम फ्रॉम द मार्केट, और इनको खरीदने के लिए हमें पता है यार कितना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इट प्रूव्स द पॉपुलैरिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मटेरियल, और वही होती है ना, जिस चीज़ की भाव ज़्यादा होती है तो हमें पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी पॉपुलर है और कितनी, बोलते हैं ना, बेशकीमती चीज़ है।
But these lifeless articles have no capacity to judge human sentiments. ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी है इधर पे लाइन, ये लाइफलेस आर्टिकल, बेटा सोना चांदी हीरे मोती जो भी हैं तो लाइफलेस यानी क्या, निर्जीव आर्टिकल हैं। तुम कितने भी ले आओ, है ना, कितने भी सोने चांदी वगैरह ले आओ, लेकिन इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स के बराबर हो सके। यानी आप अगर मान लो आप जो है किसी को बहुत सारे सोने चांदी दे दिया, है ना, लेकिन आप अगर किसी का मान लो दिल दुखा रहे हो या आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ ना, वो वाली चीज़ उसमें कैपेसिटी नहीं होती कि आपने किसी को हर्ट किया और आपने सोने चांदी दे दी कि चलो भाई ये रख लो, नहीं। ह्यूमन सेंटिमेंट्स एक डिफरेंट चीज़ होती है भाई। आप चाहे ह्यूमन सेंटिमेंट्स कहो, मैं तो कहूँगी भाई कोई भी लिविंग बीइंग के सेंटिमेंट, चाहे तुम एक एनिमल भी ले लो, प्लांट्स भी ले लो, है तो सब लिविंग। सेंसेस समझते हो ना, सेंसेस होते हैं 5 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फील कर पाना, है ना। यानी आज अगर मान लो, बहुत ही सिंपल सी बात बता रही हूँ कि तुमको ना किसी के हाथ पे कट लगा दिया तो कितना दर्द होता है भाई, है ना। तो ये सेंटिमेंट्स की बात है भाई। तो ये सब सोने चांदी लाइफलेस आर्टिकल्स हैं। एट दी एंड जो है इंसान के क्या बचती है, ह्यूमैनिटी बचती है और उनके फीलिंग्स बचती है। दे आर अनएबल टू शेयर आर मिजरीज। तुम बैठना सोने के पास किसी दिन, है ना, सोने चांदी के पास बैठना और अपनी कहानी बताना या उनको दुखद गाथा सुनाना, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई, है ना। दे आर अनएबल टू शेयर आर मिजरीज। हमारी मिजरी यानी हमारी दिक्कतें परेशानियां वो थोड़ी ना शेयर कर सकती हैं। We cannot buy peace and pleasure of mind through these costly materials. इन कॉस्टली मटेरियल से जो हम बेटा मन की शांति कभी नहीं खरीद सकते। अच्छा, कुछ बच्चे मतलब बहुत ही ना शाणे होते हैं, बोलते हैं कि मैम नहीं, पैसे से तो है ना, जब सब खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हो तो सब चैन होता है। लेकिन आप जब जो है किसी पैसे वाले इंसान को भी देखोगे ना बेटा, बाहर के दूर के डोल बहुत सुहावने दिखते हैं, अंदर से काफ़ी लोग दुखी ही रहते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं हो बट प्लेजर ऑफ माइंड होना, तो काफ़ी ज़िंदगी तो निकाली जा सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कैनॉट बाय पीस एंड प्लेजर ऑफ आवर माइंड थ्रू दीज कॉस्टली मटेरियल्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को ऐसा मत ले लो करो बिल्कुल एंटी कि भाई नहीं हमको तो खरीदना ही नहीं है सोना चांदी। उनका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनको इतना मत बढ़ा दो, है ना, इतना भाव मत दे दो, एक नॉर्मेलिटी में रखो। लेकिन सबसे ऊपर हम क्या रखेंगे, हमेशा ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को। ठीक है, चलिए। एरिस हैज़ राइटली टोल्ड, फिर हम अपने पॉइंट्स बताएंगे कि एरिस जो है, ही हैज़ राइटली टोल्ड दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस आर मोर प्रेशियस देन डायमंड, सिल्वर और गोल्ड। तो एंड जो है आप उसी की लाइन से करोगे कि हाँ भाई मुझे सही लगता है, अलेक्जेंडर एरिस ने बिल्कुल सही कहा है कि भाईचारा और पीस जो है सबसे ज़्यादा अनमोल है, प्रेशियस है। सो इफ़ यू वांट यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, मूविंग ऑन टू कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं यहाँ पे। अब आपके ही बेटा बुक में कॉम्पोजिशन दिया गया है, तो डोंट वरी, मैं बिल्कुल उसे कवर कराऊंगी। कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या, राइटिंग स्किल्स होती हैं, तो जैसे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग। सो ओवर हेयर आपको लेटर राइटिंग दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसका जो है फॉर्मेट नोट डाउन कर लेना। और मैं थोड़ी हिंट्स भी दूंगी आपको कि ना एग्जाम्पल है कि आप कैसे जो है लेटर लिख सकते हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। यू आर विनय, आपको बता दिया गया है। अब कभी भी एक चीज़ याद रखो बेटा, लेटर में अगर दे देंगे नाम तो तुमको वही नाम यूज़ करना है, फिर अपना नाम मत लिखाना। ठीक है, इफ़ यू हैव बीन गिवन कि तुम विनय हो, तो अब तुमको मानना पड़ेगा, चाहे तुम लड़की हो लड़का हो, तुम विनय हो। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। आप जो है अपने स्कूल की कल्चरल सोसाइटी यानी डांस गाने वाली जो होती है ना कल्चरल सोसाइटी, उसके आप सेक्रेटरी हो। यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज एन अवार्ड गिविंग फंक्शन इन योर स्कूल। अब आप जो है, आपको ड्यूटी दी गई है कि आपको एक अवार्ड गिविंग फंक्शन यानी जिस दिन प्राइज गिविंग फंक्शन होता है ना, वो आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने स्कूल में। सो राइट अ लेटर टू मुखिया ऑफ योर पंचायत एंड द चेयरमैन ऑफ योर जिला परिषद इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द फंक्शन। तो आपको जो है खत लिखना है। देखो, अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उसमें हम गेस्ट बुलाते हैं ना, चीफ गेस्ट के तौर पे, तो वो कैसे बुलाया जाता है, उनको लेटर लिख के भेजते हैं। तो यहाँ पे आपको भी लेटर लिख के भेजना है किसी को भी। आप पंचायत के मुखिया को भेज दो, ठीक है, उनको, या तो चेयरमैन को भेज दो। आपको क्या भेजना है कि आप जो है हमारा फंक्शन आके अटेंड किया एज अ चीफ गेस्ट। तो एक बहुत ही अच्छे से आपको लेटर लिखना है। तो इसमें देखो, आगे आओ, इस टाइप का एक फॉर्मेट चलेगा। कैसे, आपको जो है पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है एड्रेस। ठीक है, आपने एड्रेस लिख दिया, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे सुबह कह रही हूँ, ऊपर सुबह कहाँ से आ गई मैम, ऊपर जो है आदर्श नगर लिख दिया। ठीक है, सुबह एड्रेस वो लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। ठीक है, आदर्श नगर लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। मैं कहना चाह रही थी हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूर नहीं अपने घर का एड्रेस छापा है, कुछ भी लिख दो। आदर्श नगर लिख दिया, नीचे फिर आपको जगह का नाम, जैसे पूमिया लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वैलिड हो, जगह नहीं हो चलता है, इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो पटना भी लिख सकते हो,
बिहार, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा, राजस्थान लिख दो, ठीक है। अब नीचे आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। डेट के बारे में हर बार बताती हूँ, लेटर में डेट जो है ऐसे मत लिखाना। कैसे? ऐसे करके, ऐसे मत लिखना, फुल डेट लिखा करो। रीज़न बीइंग कि कभी कभार ना डेट्स के फॉर्मेट अलग होते हैं, कहीं पे डीडी और एमएम होता है, यानी डेट पहले मंथ पहले, कहीं पे मंथ पहले होता है, तो इस कन्फ्यूजन में पढ़ना ही नहीं होता है। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, मिटर जा भाई, इंग्लिश में जो है हम कैसे लिखते हैं डेट, पूरी फुल डेट लिखते हैं, जून 10 या फिर 10 जून 2022। क्लियर है? चलिए, तो कोई भी डेट लिख सकते हो, कोई भी डेट उठा लो आप, है ना, किसी भी ईयर की आपको आज की डेट लेनी है, 3 महीने पहले की, एब्सोल्युटली फाइन। देन कमिंग, एक स्पेस छोड़ के आपको कहाँ आना है, यहाँ पे। यहाँ पे आप जिनको लेटर लिख रहे हो उनके बारे में, तो जैसे आपने मुखिया को लिखा, तो आप क्या लिखोगे, द मुखिया, ठीक है। उसके नीचे कहाँ के मुखिया आई है, ग्राम पंचायत के मुखिया, और उसके नीचे एड्रेस, जैसे पालीगंज होगा, कोई जगह है पालीगंज, वहाँ के हैं, ठीक है। क्लियर है? फिर एक स्पेस छोड़ा, फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि यार जिस इंसान को आपने लेटर भेजा है, तो वो सब्जेक्ट देख के ही समझ जाएगा कि लेटर किसके बारे में है। तो सब्जेक्ट में पूरी कथा मत लिख के आना, सिर्फ सिंपल हेडिंग लिखना है सब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पे हम क्या है भाई, आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इन्विटेशन लेटर, बिगेनिंग विथ डियर सर। डियर सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर या मैम भी लिख सकते हो, कॉमा लगाना। अब देखो लैंग्वेज कैसी लिखी है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन अवार्ड गिविंग फंक्शन इन आवर स्कूल प्रेमाइसेस। जब आपको टाइम डेट बतानी है, ऑन 20 जून दिस ईयर, इसी साल 20 जून को जो है हमारे स्कूल में एक अवार्ड गिविंग फंक्शन होने वाला है। अच्छा, अब देखो इसमें ना 10 दिसंबर मत लिखाना, देखा करो प्रैक्टिकली, यहाँ पे जो डेट लिखी है उसके आगे पीछे ही लिखना है। जैसे 10 जून को लिखा है, मतलब 20 जून को आसपास फंक्शन होने वाला है। इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस इफ़ यू कुड कम टू आवर फंक्शन। हमारे लिए ये बहुत ही प्लेजर यानी बहुत ही अच्छी बात होगी आप अगर हमारे फंक्शन में आए एंड अवार्ड दी स्टूडेंट्स, आप आके हमारे स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज ट्राई टू कम। भाई वहाँ ऑर्डर मत देना है ना, कम एट 11 AM नहीं, आप रिक्वेस्ट करो, भाई चीफ गेस्ट हैं, तो आप कैसे लिखोगे, प्लीज लिख सकते हो, या फिर आप काइंडली वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, इट्स योर चॉइस, काइंडली भी यूज कर सकते हो, प्लीज भी यूज कर सकते हो। प्लीज ट्राई टू कम ओवर टू आवर स्कूल बाय अबाउट 11 AM। आप जो है 11 बजे के आसपास हमारे स्कूल में प्लीज आइएगा। फिर आप एंड में क्या करोगे बेटा, वो तो पूरी बॉडी हो गई है ना, एंड में आप कंक्लूडिंग नोट दोगे, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, योर प्रेजेंस विल बी इनवैल्यूएबल टू अस एंड वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर द सेम। यानी अगर आप आओगे तो हमारे लिए इनवैल्यूएबल यानी बहुत ही बेशकीमती होगा, है ना, ऐसी जैसे कि कीमत ही नहीं हो, हम बहुत खुश हो जाएंगे। एंड वी शैल बी ग्रेटफुल, हम आपके लिए आभारी रहेंगे, फॉर द सेम यानी उसी चीज़ के लिए, यानी आप अगर आओगे तो हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, तो बेटा अभी आपने लेटर भेजा है, फिर वो लेटर के रिस्पॉन्स में बताएंगे कि मैं आऊँगा या नहीं, तो लास्ट में कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टिंग, हमें उम्मीद है आपसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की कि आप हाँ कहेंगे और आप हमारे फंक्शन में आएंगे। फिर बस एक जगह छोड़ के लेफ्ट हैंड पे लिख दो थैंक यू योर सिंसियरली। अब यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो भाई, सिंसियरली बोल सकते हो, या फिर फेथफुली भी बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते हो, ट्रूली भी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिसको जो बोलना हो, ऐसा नहीं कि सिंसियरली बेटर है, एनीवन यू कैन यूज, फेथफुली, ट्रूली, ठीक है। नीचे आप नाम लिख दो, विनय नाम दिया था मैंने, सरनेम और लगा दिया, आपको जो सरनेम लगाना है आप लगा सकते हो, मैंने विनय वर्मा कर दिया। और उसके नीचे आपको क्या बतानी है बेटा, अपनी पोस्ट, कि भाई तुम हो कौन लेटर लिखने वाले, विनय वर्मा, तो तुम्हें बताना है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, कंक्लूडिंग नोट देना बिल्कुल भूलना नहीं। पहले में आपको बॉडी लिखनी है, एक्चुअल बात बतानी है, लास्ट में कंक्लूजन यानी एक अच्छे से रिक्वेस्ट करनी है। सो दिस इज योर लेटर, आई होप इट्स वेरी क्लियर, फॉर्मेट भी क्लियर है। चलिए भाई, इसी के साथ खत्म होते हैं लेसन 5 एक्सेप्टेंस स्पीच के क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन। इसी के नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन इसी पर्टिकुलर चैप्टर का, तो बिल्कुल बने रहना नेक्स्ट वीडियो तक। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है बेटा जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, यानी इस साइट पे जितने कोर्सेज हैं सब आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वन मोर थिंग, आप चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, तो आप जो है कनेक्टेड रह सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।